हेलो माय डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी सीयूटी स्प्रिंट सीरीज में। सीयूटी की स्प्रिंट सीरीज में जो आज का चैप्टर है वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग वन शॉट में पूरा कवर अप करेंगे फॉर आवर सीयूटी एग्जाम। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ट्रिगो इन्वॉल्व है, तो दैट मीन ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो दैट मीन्स अगर आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले हम अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारे को समझना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, क्या उनका डिफरेंस रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। देन हम सबको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल को हम लोग पूरा समझेंगे, जिसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज दोनों की बात करेंगे। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या डिफरेंट फॉर्मूलेज है हमारे पास, जो हमारे अलग अलग क्वेश्चंस को, जिसमें इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपके पास टू प्रूव वाले क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, जो आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, या फिर जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, वो सब कवर अप करेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो बेटा अगर हम स्टार्ट करें टॉपिक को, तो सबसे पहले समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने से पहले पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर x इक्वल टू साइन थीटा है हमारे पास, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि x इक्वल टू साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास, आपको पता है कि आप थीटा की वैल्यूज पुट करते थे और आपको एक्स की वैल्यूज मिलती थी। ठीक है, आप थीटा की जगह सपोज करो जैसे आपने पाई बाय 6 पुट करा, यानी 30 डिग्री पुट करा, तो साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो आपको वैल्यू मिल गई 1/2। तो दैट मीन्स जो वैल्यू आप पुट करते हो बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो आउटपुट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, ये बात हमारे को फंक्शन से पता है कि जो हम लोग क्वेश्चन में या फिर फंक्शन में वैल्यूज इनपुट करते हैं, उस इनपुट वैल्यू को बोला जाता है डोमेन। और उस इनपुट वैल्यू के पुट करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू आती है या जो आउटपुट आता है, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो डोमेन होती है वो क्या होता है हमारे पास, एंगल इन रेडियंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहां बात कर रहे हैं एंगल इन रेडियंस। बट जो हमारे पास आउटपुट आती थी, रेंज क्या आती थी, वो क्या आता है हमारे पास, एक रियल नंबर, एक रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइन पाई बाय 6 का मैं एग्जांपल ले रहा था कि मैंने क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट करी है वो पाई बाय 6 है, दैट मीन्स एंगल इन रेडियंस है। बट जो मुझे आंसर मिला है वो क्या मिला है, एक रियल नंबर मिला है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जिसमें आप इनपुट करते हो क्या, एंगल इन रेडियंस, थीटा मतलब एंगल इन रेडियंस। ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो उसकी आउटपुट आती है हमारे पास वो क्या आती है, एक रियल नंबर। ठीक है, तो दुनिया में अगर ऐसी कोई मशीन है जिसमें अगर आपने क्या पुट करा है, एक एंगल, और आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक हमारे पास रियल नंबर, तो दैट मीन वो मशीन आपको रिप्रेजेंट करेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जहां पर डोमेन क्या होती है, एक एंगल इन रेडियंस, और रेंज क्या होती है, एक रियल नंबर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग बेटा किसकी, इनवर्स की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब किसी भी फंक्शन के इनवर्स का मतलब क्या होता है कि उसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाए, और जो रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाए। ठीक है, डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज। तो अगर x इक्वल टू साइन थीटा हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर इस साइन को मैं उस तरह भेज दूं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा हमारे को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बेटा यहां पर भी डोमेन और रेंज की बात आएगी। तो यहां पर जो इनपुट है जिसको हम डोमेन बोलते हैं,
वो क्या हो जाएगी इस बार, वो हो जाएगी हमारे पास एक रियल नंबर, वो क्या हो जाएगी हमारे पास एक रियल नंबर, ठीक है। बट जो आउटपुट होगी हमारे पास, ठीक है, जिसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं, वो अब हमारे पास क्या होगा, एक एंगल होगा। और किस में होना चाहिए वो एंगल, रेडियंस की यूनिट में होगा हमारे पास, ठीक है, एंगल इन रेडियंस। तो हुआ क्या कि जो रेंज थी हमारे पास, ठीक है, वो क्या बन गई हमारी डोमेन, और जो डोमेन थी हमारी वो क्या बन गई रेंज। तो यानी कि डोमेन एंड रेंज आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज होगी। तो इस तरह से जो नया फंक्शन निकल के आता है उसको क्या बोला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर में यहाँ पर स्टार बना रहा हूं कि मैं दुनिया का कोई भी रियल नंबर नहीं पुट कर सकता, ठीक है। हमारे पास क्या होती है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स पर रेस्ट्रिक्शन है कि जो आप रियल नंबर पुट कर रहे हो वो रियल नंबर सिर्फ -1 से 1 के बीच में पुट कर सकते हो। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, बिकॉज आप कोई भी अगर थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई भी अगर आप थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो जो उसका आंसर आता है साइन का, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो रेंज होती है साइन एक्स की या फिर साइन थीटा की, वो क्या होती है -1 से 1, ठीक है। और हमें पता है हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो जो रेंज थी हमारे पास साइन थीटा की, वही क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स की। बिकॉज जब इनवर्स हम करते हैं तो आपको पता है कि रेंज और जो हमारे पास डोमेन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो यानी अब हम मैं बोल सकता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक ऐसी मशीन है जिसमें जो इनपुट होगा हमारे पास वो क्या होगा, अ रियल नंबर अंडर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स की रेस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई आप -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू पुट कर सकते हो, यही सेम रेस्ट्रिक्शन कॉस इनवर्स एक्स के लिए रहेगी। बट tan इनवर्स एक्स के लिए आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो वो अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग अलग हमारे पास क्या है, इनपुट है। बट वो सारे इनपुट रियल नंबर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उसने हमने लिख दिया रियल नंबर अंडर रेस्ट्रिक्शन। बट जो आउटपुट होगी हमारी वो क्या होगी, एक एंगल होगा, एंगल किसमें, इन रेडियंस में, ठीक है। बट यहां पर भी क्या है हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। और बेटा इन्हीं दोनों को रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंडर, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल। बट उससे पहले बेटा हमारे को यह पता लग गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जब हम इनपुट करते हैं वैल्यूज, वो एक रियल नंबर करते हैं। अब वो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग अलग रियल नंबर की रेंज है, जो आप अलग अलग रियल नंबर की वो समझ सकते हो, कंडीशन है जो पुट की जा सकती है। और उनको पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एंगल रेडियंस में। अब वो एंगल क्या आ सकता है, उसके लिए भी एक हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे को मतलब क्लियर हो गया, ऑलरेडी आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है, बट एक बार आपने अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्चुअली मतलब है क्या। अब अगर मैं बात करूं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल की, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल हमारे को ये बताती है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल यहां पर PAL वाला है, PLE वाला नहीं। जो PLE वाला प्रिंसिपल होता है वो होता है सिद्धांत, मूल, ठीक है, रूल्स। बट ये वाला जो PAL है वो इंपॉर्टेंट शो करता है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब कि जो इंपॉर्टेंट वैल्यू ब्रांच है किसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, फॉर बोथ डोमेन एंड रेंज, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर यहां पर आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं उसकी डोमेन की, ठीक है। हमें पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कि रियल नंबर, कि हम लोग किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या डोमेन पुट कर सकते हैं, मतलब कौन सा रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे किसकी, हम लोग रेंज की, कि जो हमने डोमेन पुट करी है, ठीक है, उसको पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है जो कि एक एंगल आएगा रेडियंस में, वो कहां से कहां तक आ सकता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी, साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो एक्स की हमारे पास डोमेन क्या है, कि जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से 1, तो रियल नंबर तो होना चाहिए बट -1 से 1। और ये क्यों है आपको पता है, बिकॉज जो साइन थीटा था जिससे साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन बना है, ठीक है, उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। अब हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में क्या होता है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है और डोमेन रेंज बन जाती है, सेम। बट जो रेंज आएगी हमारे पास यहां पर उसमें थोड़ा सा है फर्क, कि वो हमारे पास -π/2 से π/2 आ गई।
ठीक है। रेंज, अब आप बोलोगे सर ये रेंज ये क्यों आई, तो क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। ठीक है। क्लास 11th में आपका एक टॉपिक डिलीट हो गया था जिसको हम लोग बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसमें हम लोग पढ़ते थे कि भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हमारे पास दो आंसर होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो हमें पता है कि जो थीटा का आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कि π/6। ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि जो थीटा की वैल्यू अगर 5π/6 होगी, तब भी क्या रहेगी, साइन की वैल्यू 1/2 रहेगी। मतलब अगर मैं थीटा की जगह पर 5π/6 पुट करूंगा, तब भी मुझे साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। तो मैं इसमें से कौन सा आंसर लिखूं, तो जो हमारे पास आंसर क्वाड्रेंट के फर्स्ट रेवोल्यूशन में, ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, यहां से 0 होता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो क्वाड्रेंट के फर्स्ट रेवोल्यूशन में हमारे पास जो वैल्यू सबसे पहले आती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। तो वो हम साइन के लिए लेके चलते हैं -π/2 से π/2 का पूरा ब्रांच, क्योंकि एक क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज और एक क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इस तरह से वो बनता है हमारे पास। ठीक है। वो बट आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो सबसे पहले सॉल्यूशन आता है और उसके लिए ही जो हमारे पास रेंज बनी है वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बनी है, तो आपको ये डायरेक्टली याद रखनी है। सेकंड, अगर cos इनवर्स x आपके पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए भी बेटा जो x है वो बिलोंग करेगा आपका -1 से 1, और जो आपकी रेंज होगी वो होगी 0 से π। ठीक है। देन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x में आप x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। कोई भी रियल नंबर मतलब क्या हो गया, -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है। बट जो इसका आंसर आता है वो आता है -π/2 से π/2 इन ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है। दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, बिकॉज tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और tan -90 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं हुई। फिर आ जाता है बेटा कोसिकेंड इनवर्स x। तो कोसिकेंड इनवर्स x के लिए हमारे पास डोमेन होती है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ठीक है। फिर हमें पता है कि जो कोसिकेंड थीटा होता था उसका जो रेंज होती थी वो क्या होती थी, कोई भी आपके पास क्या बोलते हैं नंबर आ सकता है, रियल नंबर, बट -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आता, क्योंकि -1 से 1 के बीच में क्या आता है, साइन थीटा। ठीक है। और कोसिकेंड थीटा होता क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। भाई अगर कई बार वैल्यू 1/2 आ रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो यानी जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो वही बात है कि वरना 1 से ज्यादा हो, हमारे पास वैल्यू 1 से ज्यादा हुई और -1 से कम हुई, बट उसके बीच में कुछ नहीं हो सकती। और जो इसकी हमारे पास रेंज होती है सेम साइन वाली चलती है, -π/2 से π/2। बट क्योंकि कोसिकेंड 0 नॉट डिफाइंड होता है तो इस इंटरवल के बीच में 0 आता है, तो उसको छोड़कर। ठीक है। ये डिटेल आप लोगों ने ऑलरेडी सीबीएसई में पढ़ा हुआ है। फिर बात करते हैं बेटा हम लोग सीकेंड इनवर्स x। इसके लिए भी जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। सेम रीजन जो साइन के लिए यहाँ पर हमारे पास कॉस के लिए रहेगा, जिससे सीकेंड इनवर्स बनेगा हमारे पास। और इसमें 0 से पाई, बट क्योंकि सीकेंड 90 डिफाइंड नहीं होता तो π/2 को छोड़ देंगे। एंड देन कॉट इनवर्स x, इसका बेटा tan की तरह एनी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो कॉस की तरह 0 से पाई। ठीक है। बट ना 0 इंक्लूड होगा ना पाई इंक्लूड होगा, फॉर द सेम रीजन, ना कॉट 0 डिफाइंड होता है ना कॉट पाई डिफाइंड होता है। ठीक है। तो बेटा ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल जो आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, वरना इसके बिना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, कि जो साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो एक इनवर्स फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन को रिमूव कर देता है और क्या बचता है, एक्स। बट ये सिर्फ तभी है जब एक्स उसकी डोमेन में आए, यानी -1 से 1 में आए। सिमिलरली अगर कॉज इनवर्स कॉज एक्स है तो वो इक्वल होगा एक्स के कब, अगर एक्स अपनी डोमेन से बिलोंग करेगा। सिमिलरली टैन इनवर्स टैन एक्स आपके पास आएगा क्या, एक्स कब, जब एक्स हमारे पास उसकी डोमेन यानी कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड सेम गोज फॉर रिवर्स ऑल्सो। रिवर्स मतलब कि अगर साइन हमारे पास है
ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर ये आना चाहिए था कि अगर साइन ऑफ साइन इन, फिर उल्टा लिखा मैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, की साइन से साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा कब, जब एक्स आपके पास -1 से 1 के बीच में होगा। सिमिलरली कॉस से कॉस इनवर्स रिमूव हो जाएगा कब, जब एक्स उसकी अपनी डोमेन में होगा। सिमिलरली tan से tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा कब, जब x उसकी डोमेन यानी एनी रियल नंबर की फॉर्म में होगा। अब अगर हमारे पास इसका रिवर्स है कि साइन इनवर्स बाहर है और साइन फंक्शन अंदर है, तो अब यहां पर क्योंकि जो x है वो एंगल है, तो डोमेन के हिसाब से चलेगा, सॉरी डोमेन कह रहा हूं, रेंज के हिसाब से चलेगा। तो x किससे बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2, ठीक है। फिर अगर cos इनवर्स ऑफ cos x है तो रिजल्ट क्या रहेगा, x कब, अगर x बिलोंग कर रहा है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, यानी कि 0 से पाई, और tan इनवर्स tan x इक्वल होगा किसके, x के, मतलब tan इनवर्स से tan हट जाएगा कब, अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, x जो है वो हमारे पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर है। तो यानी वो जो x है क्या है हमारे पास, -π/2 से π/2 इन ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan के साथ है तो tan के साथ तो कोई एंगल ही रहेगा, तो एंगल का मतलब वो रेंज की फॉर्म में आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जो रेंज है आपकी वो एंगल की फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो बड़े एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, रिजल्ट क्या रह जाएगा, सिर्फ 1/2। क्यों, क्योंकि जो 1/2 है वो -1 से 1 के बीच में, बट अगर नहीं होता तो ये हटता नहीं, एज इट इज रहता है। फिर अगर आप ट्रिगो के लिए देखें, तो जैसे अगर आ गया साइन इनवर्स साइन π/3 यानी कि 60 डिग्री, अब 60 डिग्री यानी π/3 वो -90 से 90 के बीच में आता है, तो यानी साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, π/3। बट अगर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो ये आपके पास साइन इनवर्स से साइन नहीं हट सकता। क्यों, क्योंकि इस समय जो साइन का एंगल है 2π/3 यानी 120 डिग्री, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। तो अगर जो आपके पास साइन का एंगल है अगर वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, तो ही वो साइन इनवर्स के साथ रिमूव हो सकता है, वरना वो रिमूव नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि यहाँ पर वो उसकी ब्रांच के अंदर नहीं है, तो यानी रिमूव नहीं हो सकता, और हमें रिमूव करवाना ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एंगल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और एंगल को ब्रेक कैसे करते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट सिस्टम से, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ क्वाड्रेंट से। तो इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3, ठीक है। अब पाई माइनस थीटा, ठीक है, आपको ये आपको क्वाड्रेंट सिस्टम याद होना चाहिए। इधर 0 होता है, ये कोई थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई प्लस थीटा है, ये 2π माइनस थीटा है, या फिर सिर्फ माइनस थीटा है, ठीक है। तो साइन वर्सेस साइन अभी रिमूव नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास ये जो एंगल है 2π/3 वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, मतलब -90 से 90 के बीच में नहीं है। तो अब देखो ये पाई माइनस थीटा का मतलब होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और क्योंकि पाई यूज करा है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। हमें पता है कि फंक्शन चेंज कब होता है, जब π/2 या फिर आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यूज करते हैं, तब आपका फंक्शन चेंज होता है। तो बेटा साइन वर्सेस साइन अब रिमूव हो जाएगा, बिकॉज अब जो वैल्यू है π/3 वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर आ गई। तो इस तरह से बेटा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी करे भी होंगे सीबीएसई में, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले साइन a प्लस बी या फिर माइनस बी, तो वो हो जाएगा साइन a कॉस b, प्लस है तो बेटा प्लस कॉस a साइन b, बट अगर बीच में माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा। सिमिलरली कॉस a प्लस माइनस b, तो ये होगा कॉस a, ठीक है। सारे फॉर्मूले आप लोगों को ऑलरेडी याद है, ठीक है, बस हम एक बार रिवाइज करें। तो अगर बेटा प्लस का होता है कॉस में, तो यहाँ माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर टैन ए प्लस बी है,
तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, tan A प्लस tan B होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। बट अगर हमारे पास बीच में माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बस हम रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं सारे फॉर्मूले। फिर जो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होते हैं, दैट इज 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, जिसको आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी बोलते हो, ये होता है हमारे पास साइन 2a। फिर 2 साइन ए कॉस बी। बट अगर आप साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ, तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना बेटा। फिर इसी में ही अगर आपके पास दोनों क्या हो, पहले कॉस का करते हैं कि दोनों कॉस के हो, 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का प्लस कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, बट अगर बात आ जाए किसकी, 2 साइन ए साइन बी की, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी की, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक, कॉस ए माइनस बी, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहां पर माइनस आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बेटा हमारे पास किसका, 2 साइन ए साइन बी का। देन आपके पास बेटा जो लाइफ लाइन वाली फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो कि किसके इक्वल होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। देन आपके पास कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको रिजल्ट कॉस और साइन दोनों में चाहिए तो आप कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट अगर आपको रिजल्ट सिर्फ साइन में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। रिजल्ट सिर्फ कॉस में चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपको कॉस 2 थीटा का रिजल्ट tan में चाहिए तो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, याद रखना। फिर हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चा लोग? ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे तो डबल एंगल हुए, देन साइन 3 थीटा का इट इज गिवन बाय 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही बेटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला विच इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला विच इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा 3 फॉर्मूले और आ गए हमारे कैटेगरी में। देन आपके पास 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला विच इज कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अभी इसको एज इट इज याद रखो। बट अगर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है तो यहां पर 2 केसेस बनेंगे। या तो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस सॉरी माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो या तो रिजल्ट होता साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, अगर जो थीटा बाई 2 है वो बिलोंग करेगा किससे, जो एंगल है हमारा वो बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 4 के बीच में। बट अगर हमारे पास जो एंगल है वो बिलोंग करेगा, यानी कि थीटा बाई 2 यानी कि हाफ करने के बाद जो एंगल आएगा वो, अगर वो बिलोंग करेगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, तो हमारे पास यहां पर साइन पहले आएगा, कॉस बाद में। क्लियर बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे पास जो आपको बाय टिप्स अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चंस आप करो तो बेटा कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ध्यान से एक बार उनको देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
अब बेटा ये तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो सारे हमने कवर अप कर लिए जो आपको ट्रिगो की जरूरत थे। अब अगर हम बात करें किसकी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको जरूरत पड़ेगी किसके, इनवर्स ट्रिगो के, ठीक है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको आप लोगों ने सारे फॉर्मूले सीबीएसई में आराम से पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो बेटा रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आपके पास डोमेन ये होनी चाहिए, वो आपको याद रखनी है। हम लोग सिर्फ एक बार फॉर्मूले को लिस्ट की फॉर्म में एक बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बेटा जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, जैसे कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, पाई बाई टू के। ठीक है, उसमें आपको पता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 अपनी डोमेन में होनी चाहिए। तो हम लोग सिर्फ अभी फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन वाला काम आप अच्छे से प्रिंसिपल वैल्यू बेंच के थ्रू याद रखना। सिमिलरली बेटा जो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू के। एंड देन सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स ये भी किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है साइन। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हमारे पास दो एंगल ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ऐसे एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसलिए हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बोलते हैं। देन बेटा कि अगर साइन इनवर्स में अगर -x है, tan इनवर्स में अगर -x है, और कोसिकेंट इनवर्स में अगर -x है, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल अगर आप देखोगे तो इनकी जो हमारे पास रेंज है वो है हमारे पास -π/2 से π/2 तीनों की। इसकी -π/2 से π/2 दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड, इसकी -π/2 से π/2 बट बोथ वैल्यूज एक्सक्लूडेड, इसकी -π/2 से π/2 बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड बट एक्सेप्ट 0। तो क्योंकि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट कवर अप हो रहा है, तो इसलिए बेटा वहां पर माइनस साइन बाहर आ गया, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर कॉस इनवर्स में माइनस आए, ठीक है, और आपके पास सीकेंड इनवर्स में माइनस आए, या फिर कॉट इनवर्स में माइनस आए, तो वो बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये बनता है पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, और ये बनता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो इन तीनों की जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज है वो 0 से पाई है, तो इनके अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू कवर अप होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप लोग पाई माइनस थीटा करते हैं। तो इसलिए बेटा ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बिकॉज कॉस इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा ही तो रिप्रेजेंट करता है, एंगल तो रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से बेटा ये फॉर्मूले बने हमारे पास। देन आपके पास की जो tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, वो इक्वल होता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब कि अगर x और y एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और जो x इंटू वाई है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन 1। ठीक है, कि जो x और y उनका प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। यही चीज बेटा अगर हमारे पास आ जाए 1 से बड़ी, तो फॉर्मूला बन जाता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर क्या है कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव तो हैं, बट उनका जो सम है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 से बड़ा आ रहा है। बिकॉज सम 1 से बड़ा आ रहा है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, बिकॉज 1 माइनस कर रहे हो, तो नेगेटिव वैल्यूज को बेटा कवर अप करने के लिए फॉर्मूले में चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो सबको। और इसी में अगर आपके पास x और y दोनों नेगेटिव आ जाए और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो, तो यही फॉर्मूला बन जाता है -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। सेम चीज बेटा हमारे पास माइनस वाले में आएगी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की भी रिस्ट्रिक्शन रहेगी, कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा। ठीक है, बट ये फॉर्मूला कब यूज होगा, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, अगर x और y का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन -1 होगा तो ये होगा। फिर पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा।
ये कब? जब x इंटू वाई लेस देन -1 हो और x आपका पॉजिटिव हो और y क्या हो? नेगेटिव। ठीक है, और -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा कि भाई x और इंटू वाई -1 से तो रहना चाहिए। अब अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये बेटा हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको याद रखनी है। देन हमारे पास एक 2 tan इनवर्स x का एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि वो tan, अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए साइन इनवर्स में तो वो बनेगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट चाहिए अगर आपको कॉस इनवर्स में तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट अगर आपको चाहिए tan इनवर्स में तो ये बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये फॉर्मूले है कुछ जो आपको इनवर्स के याद रखने अच्छे से। अब अगर मैं दो फॉर्मूले आपको और बता दूं फटाफट, पर ये एनसीईआरटी में नहीं है बट आप यूज कर सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, वो क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर माइनस हो तो बीच में माइनस आ जाएगा। उसी तरह से अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात करें तो ये बताए cos इनवर्स x इंटू वाई, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो। तो ये इनवर्स ट्रिको के फॉर्मूले जो आपके बार बार यूज होंगे। ठीक है, अब बात आती है बेटा की पॉइंट्स की। तो की पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है कि मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, कि फॉर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस जहां पर आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर क्या करना होता है आपको जनरली सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है उसमें जो x है आपको उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो अगर x आपके पास क्वेश्चन है अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो आप x को पुट करोगे tan थीटा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप x को पुट करोगे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप x को पुट करोगे कोसिकेन थीटा या फिर सीकेन थीटा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करके चलोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स एक साथ हैं तो आप x को हमेशा पुट करो cos 2 थीटा। ठीक है, क्या पुट करो? हमेशा x को cos 2 थीटा, क्योंकि उससे वो रिजल्ट बना देगा। ठीक है, साइन से नहीं बना पाएगा। देन बेटा आपके पास अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स जैसे 3x प्लस में 4, मतलब इस तरह से क्वेश्चन है कि ऊपर आपके पास यहां पर फॉर्मूला बन रहा है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, अगर कभी यहां पर इस तरह से कोई फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास तो वो आपको वो सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, कि जैसे कुछ भी करके कि जैसे अगर साइन इनवर्स ए को हमने 3/4 मान लिया तो cos a क्या हो गया आपका 4/3 हो गया। नहीं, हाँ, साइन रेसिप्रोकल नहीं, cos a आपके पास क्या हो गया? ये अगर 3/5 है सॉरी तो cos a आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। cos a क्या आ जाएगा? 4/5। ऐसे आप cos b को रेड कर लोगे तो साइन भी अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से आप बेटा वैल्यूज चेंज चेंज करके इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन आना है उसके अकॉर्डिंगली। क्लियर बेटा? हाँ, और अगर इसी में ही बेटा अगर वो कांस्टेंट के साथ आता है, मतलब जैसे अगर आ जाए आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब एक्स को आपने ए टेन थीटा लेट करना है। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट होकर बाहर आ जाएगा। अगर आ जाए ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स को आ गया ए कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आपके पास आएगा ये वाला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी आप एक्स को क्या पुट करोगे, ए, अगर ये इस फॉर्म का है तो आप पुट करोगे कोसेक थीटा। नहीं, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एप इसको ए कॉट थीटा पुट करोगे, ठीक है, बिकॉज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बनेगा कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर, जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यह आप ये थोड़ा सा इस तरह से आप याद रखना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, कि क्वेश्चंस पहले देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले, फिर कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो होते रहे जिनको हमने फाइंड में कन्वर्ट करा, देन कुछ टू प्रूफ वाले क्वेश्चन होते रहे जिसको हमने क्या करा है, एमसीक्यू में कन्वर्ट करा है, कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते रहे जिनको हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट करा है। तो एक एक करके बेटा सारे क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है वो अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स √3/2 की। तो दैट मींस एक तरह से आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट का जब भी हमारे को कॉन्सेप्ट आएगा तो बेटा आपको यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज करना है। ठीक है, अब cos इनवर्स 1 है हमारे पास, तो हमारे को पता है कि cos के टेबल में 1 हमारे पास कब आता है, 0 पर आता है। तो cos इनवर्स 1 का मतलब हो गया हमारे पास 0। ठीक है, डायरेक्टली हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वरना आपको पता है कि ये कैसे होगा, कि आप पहले cos इनवर्स 1 को cos इनवर्स cos 0 लिखोगे। अब क्योंकि जो 0 है वो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल के अंडर आता है, बिकॉज हमें पता है कि cos इनवर्स x में जो x है वो हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके बीच में आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, तो cos इनवर्स से cos रिमूव हो सकता है और हमारे पास 0 आ जाएगा सीधा आंसर। तो सेम काम बेटा हमने यहां पर करा है। अब इस साइन इनवर्स √3/2 का मतलब कि साइन के टेबल में √3/2 कब आता है, तो हमारे को पता है कि वो 60 डिग्री पर आता है और रेडियन में 60 डिग्री इज π/3। सो द फाइनल आंसर इज -π/3। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो। तो बिल्कुल आपके सीबीएसई लेवल का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए, इसलिए हमने यहां पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर भी आपके पास अब साइन इनवर्स से साइन रिमूव नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे पास साइन इनवर्स से साइन कब रिमूव होगा, जब ये x है हमारे पास वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो x है इस समय वो किससे बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, वो हमारे पास -π/2 से π/2 बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तभी ये साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, रिमूव हो पाएगा। ठीक है, हमारे पास जो साइन x है, जो x है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा बेटा हमारे पास, कि आप इसमें साइन इनवर्स से साइन को रिमूव कर सकते हो। बट यहां पर है 5π/6, तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है, तो उसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करते हैं इसमें, क्वाड्रेंट शिफ्टिंग से। तो 5π/6 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/6 से, तो ये बनेगा साइन इनवर्स। अब देखो पाई माइनस थीटा का मतलब हमारे को पता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये आपको याद है, यहां पर थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई प्लस थीटा है, ये 2π माइनस थीटा है और माइनस थीटा भी यही है हमारे पास, और थीटा हमारा एक एक्यूट एंगल रहता है। तो पाई माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और क्योंकि हमने पाई के फैक्टर से क्वाड्रेंट शिफ्ट करा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। आपको याद होगा जब π/2, 3π/2 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यूज कर जाते हैं तो आपका फंक्शन भी चेंज होता है। अब ये जो π/6 है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ चुका है, तो साइन वर्सेस साइन रिमूव हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/6 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बेटा वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने सारे के सारे सीबीएसई में बहुत अच्छे से पढ़े, बस अब उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जल्दी से जल्दी में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि अगर साइन इनवर्स x हमारे पास π/12 है तो आपको वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स x की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे को पता होता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल होता है π/2 के। ठीक है ना, तो दैट मीन्स अब मैं क्वेश्चन में ही यहां पर साइन इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं,
पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं भाई। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और वो इक्वल है हमारे पास पाई बाय 12 के। तो हमने बस शिफ्टिंग करी और सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर एलसीएम आ गया 12, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सो दैट मीन्स कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 पाई बाय 12। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया। आपको बेटा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला रिवाइज नहीं करा आपने, तो फंस जाओगे। देन बेटा ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जहां पर आप फाइंड आउट करते हो डोमेन। ठीक है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको गिवन है उसमें डोमेन क्या होगी। अब डोमेन का मतलब होता है कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, चाहे जैसे उसमें है वो साइन इनवर्स 3x, तो x कहां से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो डोमेन का मतलब क्या है बेटा कि x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है आपने। अब हमारे को पता है कि बेटा कि जो साइन इनवर्स x है उसमें जो x है हमारे पास वो बिलोंग करना चाहिए किससे, -1 से 1। ठीक है, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है, -1 से 1। इस बार क्वेश्चन में है 3x, तो हम लोग बोलेंगे कि डोमेन के इसके, तो हम लिखेंगे फॉर डोमेन। ठीक है, डोमेन के लिए बेटा क्या होना चाहिए, जैसे अगर साइन इनवर्स x है तो x बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। वैसे ही अब अगर साइन इनवर्स 3x है तो 3x को भी किससे बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1। तो इसका क्या मतलब है कि जो 3x है वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए -1 के, बट जो 3x है वो लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है, यही मतलब है इसका हमारे पास। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3, एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास। यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है कि जो x की वैल्यू वो -1/3 से बड़ी और 1/3 से छोटी होनी चाहिए, तो मतलब -1/3 से 1/3 के बीच में होनी चाहिए। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते तो हमेशा क्या करो बेटा, सेफ्टी के लिए नंबर लाइन बना के आओ। ठीक है, कहीं गलत ना हो जाए, इस तरफ -इन्फिनिटी, इस तरफ +इन्फिनिटी। पहले छोटी वैल्यू -1/3, फिर बड़ी वैल्यू 1/3। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 का मतलब, क्योंकि इक्वल टू है तो डार्क सर्कल आएगा, ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड वाला सारा पोर्शन। x लेस देन इक्वल टू 1/3 का मतलब इक्वल है तो डार्क वाला सर्कल आएगा, लेस मतलब लेफ्ट में। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि दोनों में कॉमन पोर्शन आ गया, और जब भी अगर कॉमन पोर्शन आता है तो आंसर इज ऑलवेज द कॉमन पोर्शन। ठीक है, अगर नंबर लाइन के अंदर बेटा कोई भी रीजन आपका कॉमन आता है तो आंसर इज ऑलवेज द कॉमन पोर्शन। बट अगर नहीं आता है तो जो दोनों अलग अलग इंटरवल है उनका यूनियन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी आएंगे ऐसे हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इससे डायरेक्टली नहीं समझ सकते तो आप इसमें नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं। तो यानी अगेन आपको ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए अब कह रहे हैं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास इक्वल दे रखी है 2 के, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स x की। ठीक है, तो यानी कि मुझे पहले यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लिया x, ये बना x² + 1 = 2, तो ये बना x² + 1 = 2x। सबको एक तरफ करा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये चीज हमारे पास फॉर्मूला बन रही है x - 1 का होल स्क्वायर का। वन आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो भी दोनों फैक्टर आपके पास x - 1 एंड x - 1 आएंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे को ये पता लग गया कि भाई x - 1 = 0 है, तो हमारे पास x = 1 है। तो अगर x = 1 है सो दैट इंप्लाइज कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन इनवर्स x की जगह पर आप 1 पुट कर दो, और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, π/2। तो यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, π/2। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा उसने कॉम्प्लेक्स करा क्वेश्चन को, कैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दी x की टर्म्स में,
ठीक है, और जो वेरिएबल है हमारे पास इनवर्स का वो भी एक्स है, तो उसके थ्रू आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है, तो डेट मीन्स पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। बस इतना सही इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक था। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेकेंड इनवर्स एक्स। तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको, ठीक है, ढंग से रटी होनी चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं ना बढ़िया तरीके से घोटा मार लिया जाए, ठीक है, कहीं पर कोई भी गलती का स्कोप ना हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल के अंदर। ये तो बड़ा कंपलसरी है इस चैप्टर के लिए। तो हमारे को पता है कि कोसेकेंड इनवर्स एक्स की क्या होती है, -π/2 से π/2 इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्सेप्ट 0, बिकॉज कोसेकेंड 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमारे पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 0 इंक्लूड नहीं होता है। फिर अब अगेन डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 5x, तो सेम बेटा हमारे पास उसकी तरह आ गया जैसे अभी हमने साइन इनवर्स के लिए किया था। तो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होती है भाई, -1 से 1, तो मतलब x को बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 5x इज, तो 5x को क्या होना पड़ेगा भाई, हमारे पास बिलोंग करना पड़ेगा -1 से 1, ठीक है। तो दैट मीन सेम काम बेटा कि जो 5x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, और जो 5x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बिल्कुल सेम वे में चल रहा है बेटा क्वेश्चन। सो दैट मीन्स x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू में -1/5, और यहां से x लेस देन इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब आप इसमें पता है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो, बट अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो -1/5 से बड़ा, 1/5 से छोटा, तो ये ऐसा सिर्फ ऑप्शन डी में हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा लोग, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो क्वेश्चन करने में कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। फिर पूछ रहा है द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - 5x, ठीक है। अब आपको लॉजिक पता है कि भाई 1 - 5x को किससे बिलोंग करना है, -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x दोनों में से कोई भी हो, उन दोनों की जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए जो डोमेन है x, वो आपके पास -1 से 1 है। रेंज हमारे पास जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रेंज अलग अलग है, ठीक है ना, बट हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1 ही है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ भाई कि भाई -1 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तरीका तो बेटा वही रहेगा, चाहे आपके पास x की जगह पर 1 - 5x आए या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के पहले हमने 1 को उधर भेजा, तो -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो x लेस देन इक्वल टू 2/5 हमारे पास आ गया, ठीक है। इधर आ जाते हैं भाई, यहां पे तो 1 से 1 ही कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि -5x इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन उधर भेजेंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x 0 या 0 से बड़ा बट 2/5 या 2/5 से छोटा, 0 से बड़ा 2/5 से छोटा, तो 0 से बड़ा 2/5 से छोटा, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड, तो यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गए, ठीक है। वरना आपको नंबर लाइन बनानी आती है तो आप नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब बेटा देखो सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास सीकेंड इनवर्स के लिए, तो अब आपको सीकेंड इनवर्स के लिए पहले डोमेन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर सीकेंड इनवर्स एक्स जो है वो एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए भाई, हमारे पास इट इज फ्रॉम, हमें पता है कि इसकी क्या होती है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, है ना। तो यानी कि भाई -∞ से -1 तक, जिसमें -1 इंक्लूड होगा और फिर 1 इंक्लूड होगा लेकर इन्फिनिटी तक, और इन दोनों इंटरवल का यूनियन, ये होती है बेटा हमारे पास सीकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन। आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ी नहीं, हमने तो ये वाली पढ़ी है कि एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, तो बेटा यही तो इसका मतलब है, ये सेम ही तो है कि भाई एनी रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 से 1 का मतलब कि -1 से 1 के बीच में छोड़ दो। तो पहले हम -∞ से -1 तक गए, फिर 1 से इन्फिनिटी तक गए, -1 से 1 के बीच का हमने जो सारा पार्ट है वो छोड़ दिया, ठीक है। तो सेम यहां पर अब जो x² + 1 है बेटा, वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेम -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यार यहां देखो बड़े ध्यान से, कॉमन सेंस की बात है कि ये है x² + 1, ठीक है, x² + 1 हमारे पास है,
अब भाई हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो प्लस वन, उसमें हमने कुछ ऐड करा वन, तो भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो बेटा अगर पॉजिटिव है तो कभी भी नेगेटिव इंटरवल में तो आएगा ही नहीं वो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन सिर्फ किससे बिलोंग करेगा, वन से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है ना। इसके बीच में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, प्लस वन मतलब पॉजिटिव, और बेटा दो पॉजिटिव चीजों का एडिशन भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या कभी वो नेगेटिव आ सकती है, बिकॉज माइनस इंफिनिटी से माइनस वन का मतलब क्या है, सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो भाई जब दो पॉजिटिव वैल्यूज आपस में ऐड होके पॉजिटिव वैल्यू दे रही हैं तो वो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो हमेशा इस वाली चीज से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, बट एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन क्या होगा, सॉरी लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ कभी भी इक्वल टू नहीं आता, याद रखना कि वो लेस देन ही रहेगा इन्फिनिटी। वन से वन कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ भाई, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इधर आ जाओ, ये आ गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इन्फिनिटी माइनस वन। भाई अब किसी का स्क्वायर जो है वो इन्फिनिटी माइनस वन है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और यहां से हमारे पास क्या है, प्लस माइनस एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो बड़े प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री है तो एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस रूट थ्री के, ठीक है, ये हमारे को पता है। बट अगर एक्स स्क्वायर सपोज करो ग्रेटर देन थ्री है, तो जब इनइक्वालिटी होती है ना तो प्लस माइनस हमेशा वेरिएबल के साथ आता है। प्लस माइनस हमेशा किसके साथ आता है, वेरिएबल वाले पार्ट के साथ आता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बट यहां पर आप अगर प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो चलेगा, बिकॉज जीरो के लिए हमारे पास कोई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उसका मतलब जो एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये आप इसमें मान सकते हो, या फिर अगर अलग से करना है आपने, जैसे हमने पीछे करा वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से आपको सेम ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन, अब देखो कंडीशन क्या है इसका कि भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, कि जब माइनस उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। इधर की बात करें अगर हम लोग तो क्या होगा बेटा हमारे पास कि x लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है, और माइनस एक्स भी लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए, तो यानी x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी सारी कंडीशन है तो हमेशा क्या करेंगे सेफ्टी के लिए, नंबर लाइन, नंबर लाइन में इधर माइनस इंफिनिटी इधर इंफिनिटी और बीच में आ रहा है आपके पास जीरो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये सारी वैल्यूज, x लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये सारी वैल्यूज, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। और इसमें जीरो भी आ जाएगा, बट हमें ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। x लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये वाली सारी वैल्यू, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये वाली सारी, सॉरी हाँ ये वाली सारी वैल्यूज, बस एरो गलत लगा दिया मैंने, हाँ। और x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये वाली सारी वैल्यू, तो दोनों से हमारे को सेम रिजल्ट ही मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि x किससे बिलोंग करना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस आई, तो बट हमारे को कॉमन आंसर निकालना है हमेशा। तो कॉमन आंसर क्या है बेटा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्लियर। पहले दोबारा से हम इसको बेटा समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, जो सेकेंड इनवर्स की क्या है हमारे पास डोमेन होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो इससे भी होना चाहिए इससे भी होना चाहिए, ठीक है। बट हमने बोला कि भाई क्योंकि यूनियन है तो किसी एक में भी हो जाएगा तो चलेगा, इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटरवल पूरा नेगेटिव है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए सिर्फ वो हमेशा पॉजिटिव इंटरवल से मिलेगा। तो उसको जब हमने सेपरेट करा तो बेटा दो कंडीशन मिली हमारे को जिसके बेसिस पे हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है।
सेम अब आपको डोमेन निकालनी है कोसिकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन की, सेम कि सीकेंड इनवर्स एक्स का और कोसिकेंड इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो सेम होता है। तो यहां पर भी अब सही बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को किससे बिलोंग करना चाहिए, अगेन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। बट अब क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं, तो यानी दोनों केसेस रहेंगे। तो दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को जो बिलोंग करेगा किससे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी। अब दोनों से हमारे को आंसर निकालना है तो बड़े ध्यान से करना है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन है, ठीक है, इक्वल टू नहीं आ सकता इन्फिनिटी के साथ, याद रखना। और एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका लेस देन इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये उधर जाएगा तो बेटा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। अब किसी का स्क्वायर क्या ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होता है भाई, क्या एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होता है, यस, एक्स स्क्वायर मींस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे कोई कंडीशन निकल के नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस वन से क्या एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है प्लस माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या आ गया बेटा हमारे पास, एक आया लेस देन इक्वल टू जीरो, एक माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तो आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट पर कि एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, बट एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहां से आया बेटा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो एक आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक आया माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो माइनस उधर भेजेंगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू में, अच्छा हाँ सॉरी रूट करेंगे तो ये रूट टू आना था, ठीक है। तो एक कंडीशन बेटा एक्स पर ये आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इन्फिनिटी, तो सेम प्लस माइनस एक्स लेस देन इन्फिनिटी, एक आएगा एक्स लेस देन इन्फिनिटी, फिर एक आएगा माइनस एक्स लेस देन इन्फिनिटी, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो बेटा इतनी सारी कंडीशंस आ गई, आंसर कैसे निकलेगा, नंबर लाइन से। तो आओ नंबर लाइन बनाते हैं पहले। नंबर लाइन में देखो हमारे को कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी है, जीरो है, फिर एक माइनस रूट टू है और एक पॉजिटिव रूट टू है, ठीक है, एक माइनस रूट टू है और एक पॉजिटिव रूट टू है। चलिए एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये वाला सारा पार्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये वाला सारा पार्ट, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तो आ ही रहा है। फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू का मतलब ये वाला पार्ट भी आ रहा है। फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस रूट टू, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है जी। उधर लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया। तो बेटा जब भी कोई कॉमन पोर्शन आए तो आंसर हमेशा कॉमन पोर्शन होता है, ये वाला और ये वाला, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन सॉरी रूट माइनस रूट टू पे स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज इंक्लूडेड है, ऐसे ही रूट टू पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूडेड है। तो अगर मैं ऑप्शन मैच करूं, हाँ, और इसमें जीरो भी आएगा, सॉरी हमने यहां पर जीरो इग्नोर कर दिया, यूनियन जीरो, ठीक है, यूनियन जीरो, बिकॉज जीरो भी तो भाई एक्स इक्वल टू जीरो भी तो हमारा कॉमन पार्ट है इसमें, तो हमारे पास ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप खुद देख सकते हो कि अगर इसमें जीरो आएगा तो कोसेकेंड इनवर्स माइनस वन, तो वो आता है हमारे पास, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब वहां पर आपके पास जीरो आना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटा। चलिए अब आ गया कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस माइनस 670 डिग्री। सबसे पहले आपको पता है ट्रिको की प्रॉपर्टी यूज हुई कि कॉस माइनस थीटा नेगेटिव एंगल वाली, क्योंकि कॉस है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, माइनस थीटा का मतलब बताया था कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए वो कॉस थीटा बन गया। तो सबसे पहले ये बना बेटा कॉस इनवर्स कॉस 675 डिग्री, ठीक है। अब हमने कॉस 675 को सॉल्व करा, तो इसको कैसे लिखा हमने, कॉस 720 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है ना। 720 में से 45 माइनस करेंगे तो 675 ही आएगा। फिर क्योंकि बेटा हमारे पास अभी ये 720 माइनस थीटा है,
720 माइनस थीटा का मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट 720, कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, और क्योंकि 720 है हमारे पास तो इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया cos 45 डिग्री। बट cos इनवर्स से cos नहीं हट सकता, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो डिग्री में है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा π/4 लिखेंगे। cos इनवर्स से cos गया तो क्या बचा हमारे पास π/4, ठीक है, और उसको अगर हमारे को ऑप्शन के हिसाब से चेंज करना है तो विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सेम बेटा डोमेन है बट इस बार एंगल आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर किससे बिलोंग करेगा आपके पास, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास कितना कि भाई माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, और माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी यहीं पर ही, लेस देन इक्वल टू 1, फिर वही प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो एक आएगा पॉजिटिव एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक आएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो उससे पता चला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब आ जाओ इस पर, तो यहां पर पहले माइनस साइन उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है, और किसी का स्क्वायर जो होगा वो बेटा हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, किसी का भी जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, तो यानी इससे कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये ऑब्वियस कंडीशन है, ठीक है। जो कंडीशन ऑब्वियस होती है वहां पर कभी भी आंसर नहीं आता, तो उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, तो यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया आप खुद देख सकते हो, -1 से 1, तो सी ऑप्शन हमारे पास आंसर बन जाएगा -1 से 1। चलिए आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किससे बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1, तो ठीक है, आपके पास देखो सारी वैरायटी कवर हो रही है कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो क्या करना है, इस तरह से आए तो क्या करना है, तो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इनइक्वालिटी चेंज, प्लस माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू √2, तो एक आ गया x लेस देन इक्वल टू √2, एक आ गया -x लेस देन इक्वल टू √2, सो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -√2, ठीक है। इधर आते हैं बेटा, यहां पर 1 से 1 कैंसिल आउट, -x² इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर भी आप वैसे कंडीशन ऑब्वियस होती है, हमें पता है, हमें रीजन भी हमने करके देखा है कि -∞ से इन्फिनिटी बनाए, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आपके पास डायरेक्ट करना है तो बेटा बहुत बढ़िया है कि आपके पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू √2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -√2, तो यानी ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट बन रही है। तो एक ही तरह से बेटा आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करके इनको पक्का कर लिया है, बट हमने हर क्वेश्चन में ये दिखा है कि जो आपके पास वैरायटी है वो बड़ी अच्छी है, कि पहले सिंपल x था, फिर 2x आया, फिर 3x आया, फिर एक प्रॉपर लीनियर फंक्शन बना a प्लस bx की फॉर्म में, जैसे हमने 1 माइनस 5x वाला करा, फिर क्वाड्रेटिक आ गया, अब क्वाड्रेटिक में भी कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके पास सारी वैरायटी क्लियर हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, मैंने आपको वो रिलेशन फंक्शन में भी बताया था एक स्पेशल पॉइंट, ठीक है, बट अगर किसी ने रिलेशन फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर बेटा वो कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर f एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी डोमेन क्या है a, ठीक है, और g एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है सेट b, देन डोमेन ऑफ a, सॉरी, डोमेन ऑफ फंक्शन f प्लस g इज a इंटरसेक्शन b। ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत जरूरी है, वो इस तरह के क्वेश्चन आपके सीयूटी में जब आएंगे तो आपको परेशान करेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने से मिलेगा, ठीक है ना, तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपको इसको समझना है।
अब अगर cos इनवर्स x एक अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है, cos इनवर्स x की हमारे पास डोमेन होती है -1 से 1, और साइन एक्स में हमारे को एक्स की जगह पर एंगल पुट करने होते हैं। अब एंगल तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो यानी यहां पर हमारे पास एक्स की डोमेन होती है -∞ से इन्फिनिटी। तो जब भी बेटा हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास एनी रियल नंबर, हमारे पास बात हो रही है किसकी, एनी रियल नंबर की बात हो रही है। अब क्योंकि हमारे पास बीच में प्लस का साइन है, तो बेटा हमारे पास पूरे फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप चाहे नंबर लाइन बना के चाहे कॉमन सेंस का यूज करके आराम से कर सकते हैं। -1 से 1 का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक, और दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड। -∞ से इन्फिनिटी का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, पर दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि कॉमन पोर्शन आए तो आंसर हमेशा कॉमन पोर्शन है, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास -1 से 1, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर हमेशा क्या रहता है उनका, हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है। नाउ सेम बेटा क्वेश्चन है, डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स एक्स की एंड साइन स्क्वायर एक्स की। अगेन साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1। अब साइन स्क्वायर एक्स है, भाई रहना तो एक्स की जगह पर एंगल ही है, चाहे आप उसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दो चाहे साइन क्यूब एक्स लिख दो, पुट तो आप इसमें एंगल ही करेंगे, और आप कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। तो यानी कि भाई -∞ से इन्फिनिटी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं भाई, -1 से 1। ठीक है बेटा, कॉमा है ये बीच में, -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, देखो बेटा इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एनसीईआरटी में भी आपके पास, ठीक है, और आपने सीबीएसई के लिए भी बहुत अच्छे से करे होंगे। अगेन कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा यहाँ पर, फॉर्मूला हमारा कि जो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है वो इक्वल होता है किसके, π/2 के। ठीक है, जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x था, ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होगा, ऐसे ही secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा। इनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले भी बोलते हैं, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है हमारे पास। ठीक है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है cot, cot का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है tan, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है साइन, एंड सेम फॉर सीकेंड एंड कोसीकेंड। ठीक है, तो हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा भाई, ये जो tan इनवर्स एक्स है इसके साथ कोफिशिएंट 3 है, बट ये जो cot इनवर्स एक्स है ये अकेला है, तो इसके साथ हमने वैल्यू यहां से पुट कर दी cot इनवर्स एक्स की π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, और वो इक्वल है पाई के। ठीक है ना, ये 3 - 1 कितना हो गया बेटा हमारे पास, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये हो गया पाई माइनस π/2, बिकॉज मैंने फिर π/2 को उधर भेज दिया, तो 2 tan इनवर्स x आ गया हमारे पास, पाई माइनस π/2 इज π/2, तो tan इनवर्स x आ गया बेटा π/4, सो दैट मींस x की वैल्यू इक्वल आ गई हमारे पास tan π/4। ठीक है ना, और tan π/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यानी ऑप्शन बी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। दे बेटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला याद तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली एक्यूरेटली डन। देन बेटा आपके पास आ रहा है कि अगर कॉस के अंदर कोई एंगल है और वो आपका आंसर 0 आ रहा है, तो हमारे को पता है कि भाई कॉस के अंदर जब तक π/2 ना हो तो वो 0 नहीं होगा, ठीक है, या फिर कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो एक तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर कितना आ गया, π/2। ठीक है ना भाई, कॉस π/2 0 होता है, तो यानी ये सब किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप और वे में कि हमने क्या करा, इस कॉस को उधर भेज दिया, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, बिकॉज कॉस जब उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 0 बन जाएगा, और कॉस इनवर्स 0 का मतलब कि कॉस के टेबल में 0 आता कब है, तो π/2। तो अगेन इक्वेशन यही बननी है हमारे पास, चाहे आप डायरेक्टली बना दो चाहे आप लोग उसको फॉर्मूला लगा के बनाओ, फॉर्मूला लगा के मतलब कि पूरा शिफ्टिंग करके उसको बनाओ। ठीक है, अब हमारे को अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, यस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कि आपके पास x की जगह पर क्या आना चाहिए, 2/5।
क्योंकि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, जो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो ना रिजल्ट आपके पास पाई बाय 2 मिलेगा। ठीक है, तभी तो मिलेगा पाई बाय 2, क्योंकि जब आपके पास साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है और जो कॉस इनवर्स के साथ वैल्यू आ रही है वो सेम होंगी, तभी तो रिजल्ट क्या बनेगा, पाई बाय 2, क्योंकि तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे आपके, वरना थोड़ा ना बनेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा हमारे पास, 2/5। नेक्स्ट बेटा बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, सीयूटी के लिए बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। कह रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की वैल्यू आई है 3π। अब बच्चे यहां पर क्या करेंगे जल्दबाजी में, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला निकाल लगाएंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो cos इनवर्स में आएगा, फिर उसका और उसके रिजल्ट को और इसके आप फॉर्मूला लगाओगे, तब भी वैल्यू निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि शायद आपसे वैल्यू निकले ही ना, बट यहां पर अगर आप कॉमन सेंस का यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमारे को पता है बेटा कि जो अगर हमारे पास cos इनवर्स x का जो आंसर है पूरा, मैं x की बात नहीं कर रहा, जो cos इनवर्स x है पूरा वो हमारे पास बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में। वो किससे बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं पूछूं कि भाई cos इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, पाई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या हो सकती है पाई, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। अब बेटा 3 cos इनवर्स मिलकर रिजल्ट दे रहे हैं 3π, 3 cos इनवर्स मिलकर रिजल्ट क्या दे रहे हैं 3π, और हमें पता है कि किसी भी cos इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिर्फ क्या हो सकती है, पाई। तो ये तीन चीजें ऐड होकर 3π सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकती है जब ये भी पाई हो, या फिर ये भी पाई हो, और ये भी पाई हो, कि जब ये तीनों चीजें पाई होंगी तभी तो ऐड होके क्या बनेंगी, 3π। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज कम है दूसरी चीज ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास cos इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है, पाई है, तो इन तीनों में से कोई भी पाई से ज्यादा हो नहीं सकता, और पाई से ज्यादा नहीं हो सकता तो पाई से कम भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि तीनों को ऐड करके हमारे पास फिर 3π नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स हमारे पास इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, पाई। तो यानी कि मुझे यहां से पता चला कि जो cos इनवर्स x है वो भी पाई है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, cos पाई के, और हमें पता है कि cos पाई किसके इक्वल होता है, -1। तो इन दी सेम वे y भी किसके इक्वल आ गया, -1, z भी किसके इक्वल आ गया, -1। तो पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं, हमने बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करा है। अब अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है तो मैं बड़े ही आराम से इस सब की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो x इंटू वाई मतलब -1 इंटू -1, y इंटू जेड मतलब -1 इंटू -1, z इंटू जेड मतलब, इसे बेटा आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। और ये 3 बार -1, भाई 2 बार -1 का मतलब तो पता है 1 फिर 1 फिर 1, बट यहाँ पर 3 बार माइनस है तो एक -1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 2 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा आपने बस जो लॉजिक है उसको बड़े ध्यान से समझना था, अगर आपने लॉजिक को पकड़ लिया तो बेटा क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड आपके पास फॉर्मूले डोमेन रेंज वगैरह जो चीजें आपको याद करी है वो अच्छे से याद हो, उसमें आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है बच्चा लोग, तो ये क्वेश्चन याद रखना। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। अब बेटा सेम ये आ गया सेम वे में, ठीक है, तो वेराइटी पूरी कर दी हमने कि जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा वो पूरा बिलोंग करता है किससे, -π/2 से π/2, बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड। तो मतलब यहां पर मुझे पता लग गया कि भाई साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, π/2, और इसकी वैल्यू π/2 होगी मैक्सिमम, जब और इसकी वैल्यू भी जब π/2 मैक्सिमम होगी, सेम इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू जब π/2 होगी, तभी जाके ये क्या बनेगा, ऐड होके 3π/2, वरना तो किसी भी केसेस में ये ऐड होके 3π/2 नहीं बन सकता, बिकॉज किसी की भी वैल्यू कभी भी π/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और अगर कम हुई तो तीनों का सम π/2 नहीं आएगा, तो यानी तीनों को ही क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू π/2 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि भाई साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 है, इसका मतलब x किसके इक्वल है, साइन π/2 के, सो इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, 1 के। सिमिलरली y भी 1 आ जाएगा, और आपके पास z भी कितना आ जाएगा, 1। अब हमारे को ये फाइंड आउट करना है, तो जी कोई दिक्कत नहीं है,
क्या करोगे, इसमें एक्स वाई जेड की जगह पर 1 पुट कर दोगे, तो ये बेटा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या आ गया फाइनली 3। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये भी आपका एक स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। पर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में भी बेटा अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही अगर आप फॉर्मूले बेस में फंस जाओगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा आपका। सेम बेटा क्वेश्चन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप करके आए हो अभी ये। ठीक है, ये भी आपके पास, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -1, वही बीटा आएगा और वही गामा आएगा। ठीक है, अब जो आपसे पूछा गया है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आएगा बेटा -1 इंटू -1 प्लस 1, तो यानी ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0। सेम ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर इज 0। तो ऑप्शन ए मेरे पास बिल्कुल करेक्ट चमकता हुआ आंसर आ गया विद इन सेकेंड्स। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन कितना लंबा हो सकता रहा, कितना लेंदी हो सकता रहा। ठीक है, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहो तो, बट आपके पास कॉन्सेप्ट यूज हुआ, लॉजिक यूज हुआ, तो आंसर चुटकियों में आ गया। ठीक है बेटा लोग, अरे नहीं बेटा चुटकियों में तो आ गया, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी। ठीक है, हमने यहाँ पर गामा की वैल्यू माइनस, अब देखो अभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, एकदम से मुझे लगा कि यार नहीं, यहाँ पर तो गामा की वैल्यू भी -1 है, हमने तो यहाँ पे बीच में प्लस लिख दिया, और देखो उसने ऑप्शन में भी दे रखा था, देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता। थोड़े से हमारी, वो कहते हैं ना कि नजरें हटी दुर्घटना घटी, वही वाला काम अभी हो जाता। तो ये आता 2 + 2 + 2 यानी कि =6। अभी हो जाती बेटा गड़बड़, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को भी अलर्ट रहना है। ठीक है, लाइव क्लास होती है तो आप साथ साथ बता देते हो कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बट रिकॉर्डेड में ये होता है कि एक बार नजर चली गई तो आपके पास पता लग जाता है कि हाँ भी ठीक हो गया है, वरना कई बार गलत भी चला जाता है। तो ये ह्यूमन मिस्टेक है, कोशिश करी जाएगी कि हम कम से कम हो, बट अगर कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग करेक्ट करवा दिया करो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन करते वक्त कई बार ध्यान नहीं हो जाओ उस तरफ, ठीक है, वो आपसे स्किप हो जाता है। चलिए, तो बढ़ते बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x है अगर, तो इनमें से क्या होगा हमारे पास। ठीक है, बड़ा ध्यान समझना कि अगर आपके पास cos इनवर्स x ग्रेटर है साइन इनवर्स x से, तो आपके पास की x की वैल्यू इनमें से क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर बेटा आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है अगर आप देखोगे तो सारे ऑप्शन में आपको x की वैल्यूज बतानी है। अब x की वैल्यूज बतानी तो मतलब मुझे इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इक्वेशन सॉल्व करना है तो एक तरफ कॉस इनवर्स है, एक तरफ साइन इनवर्स है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ सेम हो जाए। तो मैंने फॉर्मूला यूज करके कॉस इनवर्स x को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास। सो दैट मीन्स कि π/2 इज ग्रेटर देन, इसको उधर भेज दो, ये हो गया 2 साइन इनवर्स x, इस 2 को अब इधर भेज दो, तो ये आ गया π/4 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स x है वो लेस देन है π/4 के। ठीक है ना, ये आया हमारे पास कि जो साइन इनवर्स x है वो लेस देन π/4 है। अब मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं कि x लेस देन क्या आएगा, साइन π/4। बट मेरे को यहाँ पर क्योंकि लेस के लिए तो मिल रही है, ग्रेटर के लिए भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे डोमेन का यूज करा कि जो हमारे पास साइन इनवर्स x की जो रेंज आएगी, ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगी, -π/2 से π/2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो साइन इनवर्स x है वो ग्रेटर देन क्या है, इक्वल टू -π/2, बट साइन इनवर्स x जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, π/2। बट अगर मैं इन दोनों में देखूं, हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साइन इनवर्स x है वो लेस देन π/4 है। यहां हम बोल रहे हैं साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2 है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स x 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। यहाँ हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स x जो है वो 45 से छोटा है। तो दोनों में कॉमन बात कैसे आई, पहले तो ये तो रहेगी कि जो साइन इनवर्स x है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए -π/2 के। एंड साथ में और क्या बात आएगी कि जो साइन इनवर्स x है, अब क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन आ गई तो ये वाली रेस्ट्रिक्शन चलेगी। ठीक है, ये तो जनरल बात है, बट इस क्वेश्चन पर ये रेस्ट्रिक्शन है, इस वजह से तो ये वाली कंडीशन आगे फॉलो होगी।
अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, साइन माइनस पाई बाय टू। ठीक है, साइन इनवर्स को जाके क्या बन जाएगा, साइन, और साइन के अंदर बेटा अगर माइनस आता है तो माइनस साइन बाहर, तो ये माइनस साइन पाई बाय टू। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है ना, क्योंकि साइन पाई बाय टू यानी कि साइन 90 डिग्री होता है 1, और इधर x इज लेस देन साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है हमारे पास 1/√2। तो मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी और लेस देन 1/√2 चाहिए, तो -1 से बड़ी बट लेस देन, ठीक है, ये दोनों आपके पास सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो बेटा बिल्कुल एकदम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू का, सीयूटी के लेवल का क्वेश्चन है, जो अपने सीयूटी के जो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको बहुत क्लियरली बता रहा है कि भी आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, वो जांचना चाहता है आपके साथ एग्जामिनर। ठीक है, तो ये बेटा पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़े ढूंढ ढांड के लाए हैं बेटा आपके लिए, ताकि आपके पास जो वैरायटी है क्वेश्चन की, ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट भी कवर अप करवा दे और आपके पास अलग अलग टाइप के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन की तैयारी भी करवा दे। ठीक है, तो उसको बड़ा ध्यान समझ के नोट करना। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स। तो बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें पता है ये तब तक नहीं हट सकता जब तक ये जो कॉट इनवर्स है ये कन्वर्ट ना हो जाए साइन इनवर्स में। अब अगर एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में आपके पास कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो कन्वर्जन ऑफ वन ITF मतलब वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर, वो हम लोग कैसे करते हैं बेटा, हमेशा ट्राइंगल मेथड का यूज करके। ठीक है, सीबीएसई में आप लोग इसको रफ में यूज करते रहे बिकॉज फेयर में अलाउड नहीं होता, बट यहाँ तो आपके पास फुल फ्रीडम है इसको यूज करने की, तो ट्राइंगल मेथड हम यूज करते हैं। अब ट्राइंगल मेथड क्या कहता है भाई हमारे को, कि जो कॉर्ड होता है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया रफ में इस तरह से, राइट एंड ट्राइंगल। ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो अब कंपेयर करोगे तो जी बेस आ गया x, परपेंडिकुलर आ गया 1, तो हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल आ जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर के पाइथागोरस के हिसाब से। अब यहां पर हमें बनाना है साइन इनवर्स, तो यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन क्या होता है, p/h होता है, तो यानी वो आ गया हमारे पास 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी ये आया फाइनली साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स हट गया, अब आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन कि कॉज इनवर्स से कॉज हट सकता है नहीं हट सकता, तो वो सब इस पर डिपेंड करता है 5 पर। अब अगर हमारे पास पता है, हमारे पास ध्यान समझना कि इफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज x है, तो कॉज इनवर्स से कॉज रिमूव हो जाएगा, x आ जाएगा कब, अगर ये जो x है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल को सेटिस्फाई करता है, और कॉस के लिए वो क्या होती है 0 से पाई। ठीक है, अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो वो अपने आप ही कॉज इनवर्स से कॉज हट जाएगा। सेम बेटा इस बार हमारे पास कॉज इनवर्स से कॉज हट जाएगा अगर 5 किससे, जो इसके अंदर वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है, बट यहां पर वैल्यू है 5, यहां पर वैल्यू क्या है 5। अब बेटा 0 से पाई का मतलब हो गया कि भाई 0 से वो 3.14 के अंदर आनी चाहिए, बिकॉज पाई का मतलब क्या है 3.14, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। बट 0 से 3.14 के बीच बीच में होगी कोई x की वैल्यू, तो ये अपने आप ही हट जाता, बट यहां पर क्या है 5 है, तो वो ज्यादा है, तो यानी इस 5 को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या लिखा कि y इक्वल टू कॉज इनवर्स। अब देखो यहां पर क्या आता है, x क्या है, एक एंगल है, तो एंगल को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसको मैंने क्वाड्रेंट शिफ्टिंग से मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसा इससे लिखा बिकॉज जो 2π-5 है, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 3.14 -5, यानी कि 6.28 -5। ठीक है ना, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1.28, और जो बिलोंग करती है किससे 0 से 3.14, यानी कि 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहां पर अब ये जो हमारे पास है वो इसके बीच में आ गया,
तो इसका मतलब अब कॉज इनवर्स से कॉज हट सकता है, तो y सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास 2π-5। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने क्वेश्चन देखा था कि जो एक 5π-6 5π/6 था, उसको हमने तोड़ दिया था कैसे, π-π/6 में। ऐसे अब ये 5 है तो उसको भी हमने तोड़ दिया कैसे, 2π-5 में। आप तोड़ोगे कैसे, हमेशा क्वाड्रेंट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके, दैट्स इट। फिर बेटा एक और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कि अगर कोसिकेंट इनवर्स a/x इक्वल है, कोसिकेंट इनवर्स a/x इक्वल है सीकेंट इनवर्स a/y के, तो आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यानी मुझे रिजल्ट चाहिए साइन इनवर्स के टर्म्स में। तो देखो ध्यान से, कोसिकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स कैसे बनाते हैं, रेसिप्रोकल करके, और कोसिकेंट इनवर्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो जो हमारे को एंगल चाहिए थे या फिर जो आपको एक्स की जगह पर चाहिए था वो मिल चुका है हमारे को, बट मुझे दोनों साइन इनवर्स में चाहिए। तो देखो यहां पर अब कितना लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें आप लोग क्या करो, कॉस इनवर्स को आपको साइन इनवर्स बनाना है तो आप ट्राइंगल मेथड लगा दो, काम खत्म। बट बेटा ट्राइंगल मेथड लगाने से प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। ट्राइंगल मेथड से क्या होता है कि जो हमारे पास कॉस इनवर्स के साथ जो एक्स की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, बट जो मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है उसमें मुझे वैल्यू सेम रखनी है। तो अगर आपको वैल्यू सेम रखनी है तो आप कैसे इसको चेंज करोगे, आप इसको लिखोगे ये साइन इनवर्स x/a है, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स y/a का मतलब हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स y/a। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ताकि मेरे को साइन इनवर्स मिल जाए। तो याद रखना बेटा, अगर कभी आपको जो कॉस इनवर्स का जो एंगल है साथ में जो एक्स है उसमें अगर आपको वो चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, तो आपको ट्राइंगल मेथड यूज करना है। जैसे कॉस इनवर्स को मुझे इस समय साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, बट अगर मुझे यही वैल्यू चाहिए तो मैं हमेशा क्या यूज करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, जिसमें मैं कॉस इनवर्स को क्या लिखूंगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स। ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब ये क्या बन गया भाई हमारे पास, साइन इनवर्स x/a, ये हो जाएगा माइनस π/2 एंड प्लस साइन इनवर्स y/a इक्वल टू 0। तो यानी उसको उधर भेज दो, तो ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस सॉरी x/a प्लस साइन इनवर्स y/a इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर बेटा लोग, चलिए। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, बट आपको बेटा जो याद करने के लिए बताया है वो यही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x/y। बट ये कब होता है, अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, बट x इंटू वाई क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर x इंटू वाई क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यही फॉर्मूला बन जाता है क्या आपके पास, चलो जब वो आएगा तब बता दूंगा कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव है और एक्स वाई हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास पाई प्लस बन के आता है हमारे पास। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है उसको, थर्ड में जाने के लिए आप लोग पाई प्लस थीटा करते हो tan के लिए, तो वहां पर वो पाई प्लस करके आता है हमारे पास। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे चाहे लिख ही लो, ये इक्वल हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, सब कुछ सेम रहेगा, बट ये वाली चीज कब होगी, जब x पॉजिटिव और y तो पॉजिटिव हो ही हो, बट x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 से बड़ा आ रहा है। मतलब अगर इस तरह से पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, और प्रॉपर नंबर जैसे 2 और 3 होते तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमारे को ऊपर वाला फॉर्मूला लगना है तो डायरेक्ट लगा दो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये आएगा बेटा tan इनवर्स 3 प्लस 2 बाई 6 अपॉन में 6 माइनस 1 बाई 6, 6 से 6 कैंसल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/5, यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/4। तो यानी ऑप्शन बी का आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव तो हो, बट उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बट अगर प्रोडक्ट 1 से कम आ रहा है तो प्रोडक्ट 1 से कम कब आएगा बेटा, जब नंबर आपके पास फ्रैक्शन में होंगे और आपके पास 1 से छोटे होंगे, ठीक है। तब अब जैसे देखो सेम ही आ गया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया कि भाई अब x और y का जो प्रोडक्ट है वो 6 आएगा 2 और 3 होने से, तो यानी वो 1 से बड़ा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला अभी आप बिल्कुल डायरेक्टली पढ़ के आए हो, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा दो, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये बन गया पाई प्लस tan इनवर्स 5 बाय माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, पाई प्लस tan इनवर्स -1। अब बेटा tan इनवर्स -1 आपको पता है कि अगर tan के इनवर्स में अगर माइनस एक्स आ जाए तो वो बनता है माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। ऐसे अगर साइन इनवर्स में आ जाए तो भी माइनस साइन इनवर्स एक्स, बट अगर कॉज इनवर्स में आता है माइनस एक्स तो हमें पता है कि वो क्या बनता है, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स बनता है, ठीक है ना। कि अगर हमारे पास कॉज इनवर्स के अंदर माइनस एक्स आ रहा है तो वो क्या बनता है, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पर क्योंकि tan इनवर्स है तो ये जगह पाई माइनस में tan इनवर्स 1, ठीक है ना। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 4, आंसर क्या आ गया 3 पाई बाय 4, आंसर क्या आ गया 3 पाई बाय 4, यानी ऑप्शन सी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगी। बढ़ते बेटा आगे। अब यहां पर बेटा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, बीच में बेटा यहाँ पर प्लस है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसलिए याद है मुझे। तो ये बनेगा एक्स बाय वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करो आप, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एलसीएम लेंगे जब इसका बेटा तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई एक्स, और अपॉन में वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सबसे पहले ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो जो बचेगा वो बचा tan इनवर्स, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड होके क्या हो गया 2xy और माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा एक्स वाई, हाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2xy। तो बेटा देखो इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है हमारे पास, एक बार चेक कर लो कि भाई एक्स स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है और उसमें वाई स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव है ना। तो ये आपके पास अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तब भी नहीं बनेगा मेरे ख्याल में बेटा। क्वेश्चन में ना यहाँ करेक्शन है, यहाँ पर बेटा माइनस आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर माइनस आएगा, जहां तक एक बार मुझे रिकॉल करने दो, ये आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और वहां पर भी शायद ये एमसीक्यू की फॉर्म में ही है। हाँ बेटा यहाँ पर ये माइनस की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये माइनस है, तो बेटा अगर ये माइनस है तो हमारे यहाँ साइन उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर ऊपर। तो ये ऊपर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई बनेगा और प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है, ताकि ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाए। इधर ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई एक्स, हाँ अब ठीक है। ये प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ अब बिल्कुल ठीक बन रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया,
तो ये बन रहा है हमारे पास tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4। तो मेरे पास ऑप्शन सी आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि उससे तो कोई आंसर बन ही नहीं रहा था और किसी भी ऑप्शन में नन नहीं था। ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में नन होता तो हम बोल सकते थे कि भाई अगर प्लस है बीच में तो यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा, तो आंसर में ही छोड़ देंगे, तो नन हो जाता हमारे पास, इसमें से कोई भी ना होता। बट क्योंकि आंसर में चारों ऑप्शन है, तो इसका मतलब बेटा हमने फिर क्वेश्चन में करेक्शन करनी थी कि यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होना था, कि हमने एज्यूम कर लिया था। बट अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे बेटा, तो यहाँ पर ये माइनस साइन देगा। चलिए, अब आ रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस tan इनवर्स 3/7। सेम बात, भाई यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर tan इनवर्स है, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक यहाँ पर tan इनवर्स की जगह पर क्या आना है, कॉस इनवर्स। अब एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ट्राइंगल मेथड रफ में यूज करा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 7, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यह देगा 9 प्लस 63। तो 63 प्लस 9 कितना हो गया, √72। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, सॉरी। तो √56 आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। ठीक है यार, क्या हो रहा है आज, 9 प्लस 9 18, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कैलकुलेशन की बेसिक कैलकुलेशन में। चलिए देखिए, अब आगे बेटा कॉस इनवर्स। कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है 7, हाइपोटेन्यूस है √58। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/√58। तो वो हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, कोई गड़बड़ नहीं करना मेरी तरह, वरना दिक्कत आ जाएगी, ये कई बार हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, ये भी एक बेटा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन में है tan, फिर है 2 tan इनवर्स 1/3, और फिर है जी -π/4। अब हमें पता है कि ये tan तब तक नहीं हटेगा जब इस पूरे को सॉल्व करके tan इनवर्स की समथिंग ना आए। तो यानी पहले मुझे इसको देखना पड़ेगा। तो ये पहली वाली जो टर्म है मेरी, वो तो मुझे साफ पता लग रहा है क्या बन रही है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रही है, विच इज tan इनवर्स 2x अपॉन -1 -x। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला, बहुत बार आप लोगों ने यूज भी करा होगा 12th में। तो मैंने क्या करा, ये बना tan इनवर्स 2x का मतलब हो गया 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस में x² मतलब कि 1/9, और π/4 को मैंने लिख दिया tan इनवर्स 1, बिकॉज मुझे दोनों ही tan इनवर्स की टर्म्स में चाहिए। तो ये बना मेरे पास tan ब्रैकेट tan इनवर्स 2/3 अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास 8/9, और ये जी है हमारे पास tan इनवर्स 1। 3 1 सा 3 3 सा, ये ऊपर आ जाएगा, 2 1 सा 2 4 सा। तो ये बना मेरे पास tan, फिर tan इनवर्स, ये आ जाएगा बेटा 3/4 माइनस tan इनवर्स 1, कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो अगर आप देखोगे x और y दोनों पॉजिटिव है, बट x इंटू वाई 1 से छोटा आ रहा है, 3/4 आएगा, तो इसलिए हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, तो ये बाहर tan रहेगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लो। ये हो गया 18/24, 18/24 इज 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करा, तो विच इज tan इनवर्स अब देखो, हाँ यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर भी वही रेस्ट्रिक्शन है, और क्योंकि माइनस वाला है तो उसमें अलग रेस्ट्रिक्शन होती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको रेस्ट्रिक्शंस याद नहीं करनी है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, बाहर tan है, और ये अंदर a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस बी का। तो वो क्या हो जाएगा, tan a यानी कि tan इनवर्स 3/4 माइनस tan b, थोड़ा इजी हो जाएगा ये वाला पार्ट, मतलब tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b।
tan A इंटू tan B, ठीक है, क्योंकि ये tan A माइनस बी का फॉर्मूला मुझे दिखाई दिया तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 3/4 इंटू 1। तो ये आएगा हमारे पास कितना, -1/4 अपॉन में 7/4। तो यानी आंसर आ रहा है -1/7। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -1/7। तो यानी ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये हमने चालाकी करी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को फॉर्मूला लगा के और बड़ा करने से अच्छा हम लोग tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा के इसको बड़े आराम से कर लें सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। भाई ये इक्वेशन है, आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में, हम बेसिक फॉर्मूला यूज करके चल रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारे को कुछ बताया नहीं हुआ कि x पे कंडीशन क्या है। ये आ गया इक्वल टू π/4, tan इनवर्स को उधर भेज दो, ऊपर हो गया 5x, नीचे हो गया 1 माइनस 6x², और ये आ गया tan π/4 जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इसको हमने उधर भेजा तो ये आ गया 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x², सबको एक तरफ करा तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आपने बेटा मिड ऑफ स्प्लिट लगा देना है, फैक्टर भी मिल गया हमारे को इसके 6 और 1, तो प्लस 6x माइनस 1x, पेयरिंग करी, 6x कॉमन आया, बचा x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन आया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बनेगा बेटा कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आई एक -1 और एक x की वैल्यू आई 1/6। ठीक है, बट ये वाला जो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन आए, अब वो सॉल्यूशन में कौन एक्सेप्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा वो बात अलग है। ठीक है, बट सॉल्यूशन दो है, हम एक हटा देंगे, बट क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपको यही बता देना था कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे। अब ये बात अलग है कि जो x इक्वल टू -1 है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो रिजेक्ट क्यों हो जाएगा भाई हमारे पास, बिकॉज x प्लस 1 हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता x प्लस 1 जीरो नहीं हो सकता, अगर x प्लस 1 जीरो होता तो इससे x माइनस 1 आता है। बट ये जो हमने फॉर्मूला यूज करा है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x5, वो बाय डिफॉल्ट हमने मान के चले कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तभी हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है कि x और y जो दोनों होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और वो 1 से छोटे होने चाहिए, तो हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, वरना पाई प्लस करके करना पड़ता है, उसमें कंडीशन होती है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो हमने वाला फॉर्मूला लगाया है, तो इसलिए ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वो रिजेक्ट होगी। बट सॉल्यूशन कितने आए, दो। और एक बात अलग है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कितने करते हैं जी, दो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको वैल्यू बतानी है साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 की। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको एक फॉर्मूला आता है तो, फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये बन गया 2 साइन थीटा, क्या है बेटा हमारे पास, देखो साइन 2 थीटा, ये पूरा थीटा है, तो साइन साइन इनवर्स 0.6 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आया बेटा 2, अब साइन से साइन इनवर्स क्या हुआ हमारा, रिमूव हो गया, बचा क्या 0.6। कॉस से साइन इनवर्स को रिमूव करने के लिए बेटा एक डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, कॉस आप लोग सीबीएसई में भी शायद सीखते होंगे, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आप इसको पढ़ लो, इसको दिमाग में बसा लो। सेम फॉर बेटा किसके लिए, कि अगर साइन के साथ कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका भी डिट्टो सेम आएगा कि √1 माइनस x²। ठीक है, तो ये आ गया √1 माइनस x², तो ये हो गया 0.12, 1 माइनस में 0.36, 0.36 में से 1 में से 0.36 गया वो 0.64, और 0.64 कितना होता है 0.8, तो ये आ गया 0.96 या 0.96।
ओ सॉरी, ये गड़बड़ कर देना, देखो, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल था तो ये 1.2 आना था, ये 1.2, हाँ, इंटू 0.8, 0.96, अब ठीक आ रहा है। ठीक है, आज कैलकुलेशन का डे ठीक नहीं चल रहा, बट हाँ, छोटी छोटी सी मिस्टेक है, उसको साथ साथ हम लोग बट आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोग साथ में आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं जल्दी जल्दी कि मिस्टेक हो गई है। ठीक है, दिक्कत तब आती है जब आपके पास मिस्टेक हुई और वो आइडेंटिफाई नहीं हुई, वहां फंस जाओगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वैल्यू ऑफ साइन, अगेन बेटा यहाँ हमारे पास साइन है, उसके लिए हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, ये या तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो या कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। जैसे मैंने क्या करा, ये साइन है, इसको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके लिए ट्राइंगल मेथड लगाया। कॉस होता है बेटा, आप डायरेक्ट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस से ये 3 आ जाएगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, कॉट इनवर्स से tan इनवर्स जाना है तो रेसिप्रोकल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6/12। मल्टीप्लाई करोगे x और y को तो आएगा 6/12 यानी 1/2, तो मतलब 1 से छोटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, x tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बना साइन tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 9 प्लस 8, 17/12, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो अपॉन में 1/2, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो ये बन रहा है बेटा साइन ऑफ tan इनवर्स 17/6। अब इसको मुझे फिर से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मैं ट्राइंगल मेथड लगाऊंगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस लगाई हमने यहां पर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो आ गया 9 और 6 15, 8 और 1 9 3 12, तो √325 आ रहा है बेटा ये। अब 325 को जरा ब्रेक करके देखते हैं, 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 5 जा, हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो 5√13। ठीक है, तो ये होता है आपके पास 17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 17/5√13। ठीक है, तो ये भी बेटा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और हमारे पास बिल्कुल सही आया है, 17 अपॉन में 5√13। ठीक है, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेना, क्या पता लगे कि गलती ना हो जाए। क्लियर बेटा, कैलकुलेशन ठीक लग रही है, आगे बढ़ते हैं। अगेन बेटा डोमेन पूछिए, ठीक है, वही दो फंक्शन वाली है, तो भाई इसकी डोमेन के लिए हमारे को पता है कि साइन इनवर्स में इस जो आपके पास 2x माइनस 1 है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। ठीक है ना, और इसकी आपके पास जो डोमेन होगी 3x की, वो आपको पता है कि जो 3x है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। फिर जो इनका कॉमन आंसर आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो देखते हैं बेटा कि कॉमन आंसर आएगा क्या। चलिए, इसको बेटा वैसे ही सॉल्व कर दो पूरा, जैसे हमने 2x माइनस 1 के लिए पहले किया था। कैसे, थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि भाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए और 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहली बात। तो फिर यहाँ पर -1 से -1 कैंसिल आउट, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन आ गई हमारे पास। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 2x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब आते हैं इधर, इसमें दोनों हो गए ना, हाँ, इस पे आते हैं कि आपके पास जो 3x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए और जो 3x है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3, ये तो बड़ी जल्दी आ गई सिंपली, और ये x हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब चलो नंबर लाइन से इसका हम लोग निवारण निकालते हैं, कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। ये भाई -∞, ये इन्फिनिटी, अब वैल्यूज है एक तो 0 1 और -1/3,
तो पहले तो -1/3 आएगी, फिर 0 रहेगा, फिर 1/3 रहेगा और फिर 1 रहेगा। ठीक है, नंबर लाइन बिल्कुल ध्यान से बनानी है। चलिए बेटा अब एक एक करके कॉमन आंसर ढूंढते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला सारा पोर्शन, x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये वाला सारा पोर्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 का मतलब ये वाला सारा पोर्शन, x लेस देन इक्वल टू -1/3 का मतलब। तो बेटा सब में देखो चारों लाइन कॉमन इस रीजन के अंदर आ रही है, तो यानी 0 से 1/3, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 1/3 भी इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन सी देखो मेरे पास बिल्कुल करेक्ट बना हुआ इंतजार कर रहा है हमारा। ठीक है, बट इंतजार कब करेगा, जब आपके पास तरीका आपका सही होगा। तरीका आपका सही है, कैलकुलेशन भी सही है, तो आप अपने आंसर तक पहुंच ही जाओगे। फिर बेटा क्या देखो, आपके पास बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन चुटकियों में जाके हो जाएगा। आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x के 3 रिजल्ट होते हैं। अगर साइन इनवर्स में चाहिए तो इट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स में चाहिए तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan इनवर्स में चाहिए तो इट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं आपके पास। ठीक है, आपने पढ़े हुए हैं, यूज भी करे हुए हैं। अब सेम बेटा यहां पर यूज आ रहा है इसका। ये चीज क्या बन रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज बनी 2 tan इनवर्स ए का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, ये 2 tan इनवर्स ए का कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, और ये 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आती है सबको। अब ये 2 tan इनवर्स ए प्लस 2 tan इनवर्स ए हो गया 4 tan इनवर्स ए इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 tan इनवर्स ए इक्वल आ गया tan इनवर्स एक्स के। अब जैसे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला, मैंने वही अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है ना, वो क्या बनेगा tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है tan इनवर्स x के। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, तो दैट इंप्लाइज 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल आ गया किसके x के। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। कि आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी, x की ही पूछी थी, तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मुलेज यूज करे हैं, दोबारा सुन लो भाई। देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन रहा है। फिर ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। ये सेम है तो ऐड होके 4 हो गए, 4 हो गए, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बस ध्यान रखना है, उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, अब पूछ रहा बेटा आपसे कि -2π/5 इन चारों में से किसकी वैल्यू है। तो उसमें एक एक को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कॉस इनवर्स के लिए मेरे को पता है कि भाई ये 0 से पाई होना चाहिए, बट ये 7π/5 है तो यानी बाहर है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स ये बनेगा हमारे पास कॉस 7π/5 को आप कैसे लिखोगे, इसको लिखा जाएगा आपका पाई प्लस 2π/5। हाँ, तब जाके 7π/5 बनेगा। अब ये पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस 2π/5 आ गया। अब कॉस इनवर्स के अंदर माइनस आया तो वो बना पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2π/5। तो इसका मतलब ये पाई माइनस 2π/5 क्या आएगा, ये आएगा पाई माइनस 2π/5। तो मतलब ये वाली ऑप्शन तो रिजेक्ट होगी क्योंकि -2π/5 नहीं आएगा। फिर सेम काम हमने यहां पर करा, ये साइन इनवर्स के लिए, ये साइन 7π/5 क्या बनेगा पाई प्लस 2π/5। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारे पास साइन क्या होगा नेगेटिव, बट अब यहां पर हमारे को पता है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव हो तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। अब ये जो 2π/5 है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज इज -π/2 से π/2 है, मतलब -90 से 90, बिकॉज 2π/5 का मतलब कितना हो गया π/5 हमारे पास कितना होता है 180/5 इज 36 टू दैट आपके पास ये आ गया
72 डिग्री, तो एक्यूट एंगल है, तो ये हट गया, तो ये -2π/5 आ गया। क्लियर बेटा? तो यानी ऑप्शन बी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बड़ा ध्यान से बेटा समझना था, इस क्वेश्चन को हमने ऑप्शन का यूज करा है। क्लियर एवरीवन? बेटा विद दिस हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, थ्योरी भी समझ ली थी। ठीक है, बस आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर डोमेन चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फर्क पड़ रहा है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे जिसमें डोमेन निकालनी होती है, उनको आपने बड़े ध्यान से टैकल करना है। ठीक है, और अच्छे से बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं आप उनको ढंग से प्रैक्टिस कर लो, आपको सीयूटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चे। ठीक है, तो विद दिस बेटा आज हमारी की जो वीडियो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारे पास, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन टेक केयर बच्चे एंड थैंक यू।